अस्सलाम वालेकुम। टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मैं हूं फ़खर दुरानी। आज हम तीन अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जो सदर हाउस में तब्दीली की बातें हो रही हैं वो किस अहम वाक़े का साक्ष्य है। बड़ा ही दिलचस्प और इन डेप्थ स्टोरी है, उस पर फ़खर हमें डिटेल। उसके बाद हम बात करेंगे जजेस की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जजेस की जिन्होंने खतूत लिखे थे, उनका मुस्तकिल हल नहीं निकल रहा। एक बड़े ही अहम मंसूबे का इंकशाफ हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरे नंबर के ऊपर बात करेंगे मानसेरे का इलाका है उगी, जहां पर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में भूसा भर दिया गया है। 20 साल होने को आए हैं, इमारत मुकम्मल नहीं हो सकी। जो हमारी रिवायती गफलत और सुस्ती है इदारों की, हुकूमतों के ऊपर बात करेंगे। तो फ़खर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जोई साहब, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं आप? एजाज तो छुट्टी पे गए हुए हैं जी एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हैं वो। आज फिर हम दोनों शो कर रहे हैं उनकी जगह। तो आज बड़ी ही दिलचस्प खबर आप बता रहे थे कि ये जो प्रेसिडेंसी में तब्दीली की बातें हो रही हैं कि सदर पाकिस्तान को तब्दील किया जाएगा और ये जितना कुछ आजकल ज़ेर बहस है, इसके हवाले से आपके पास एक इन डेप्थ स्टोरी है कि ये बुनियादी तौर पे जो एक पेज फटा उसकी एक रुदाद है आपके पास, तो वो क्या है? बिल्कुल जोई साहब, परसों सैटरडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन मैंने और एजाज़ ने यहाँ पे प्रोग्राम किया था और उसमें एजाज़ ने बड़ा अहम इंकशाफ किया था। एजाज़ ने ये कहा था कि उनके पास ये बाकायदा कन्फर्म खबर है कि जो सदर आसिफ अली ज़रदारी है उनको हटाए जाने के हवाले से काम का आगाज़ हो चुका है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कुछ रूल्स में तब्दीली लाई जा रही है और वो उन्होंने रूल्स का वो कि मैंने ये देखा है, वेरीफाई किया। फिर कल फिर कल भी एजाज़ ने उसका जो मीडिया के ऊपर ये इस तरह की आ रही थी कि इस तरह की कोई ख़बर नहीं है या इस तरह की कोई जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो इस तरह की अभी तरदीद कर रहे हैं ना। ये पहले इस तरह के बेशुमार ऐसे वाक़यात होते हैं, शुरू में उनकी जाती है लेकिन वक्त के साथ ये दुरुस्त साबित होता है। यानी एजाज़ जो है वो अपनी ख़बर के ऊपर जो है वो डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त ख़बर है। मैंने फिर इस पर कुछ थोड़ी सी मैंने भी कोशिश की कि पता लगा सकूं कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि ये जो आप जिस तरह कह रहे हैं पेज फटने वाली, ये तो सेम पेज पे एक ट्राइका जो बना हुआ था सदर का, वज़ीर आज़म और जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, ये तीनों ने जो मौजूदा निज़ाम है, ये कहा जा रहा है कि ये तीनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलज़ूम है। अगर इनमें से कोई एक भी हटाया जाता है तो वो जो एक मौजूदा निज़ाम है शायद वो कायम ना रह सके। तो सदर आसिफ अली ज़रदारी का ये जो पेज फटने के हवाले से ये आगाज़ कहाँ से हुआ, इस पे मैंने थोड़ी सी कुछ मालूमात ली हैं। देखें, ये मामला शुरू होता है जुलाई 2024 में। जुलाई 2024 में एजुटेंट जनरल थे उस टाइम जनरल आसिम मलिक, उन्होंने और जो अभी DGISI सलामती के मुशीर भी हैं, इन्होंने और दो और थे, एक आर्मी की जो इंजीनियरिंग कोर है उनमें से थे और एक दूसरे भी मेजर जनरल थे। 3 जर्नेलों ने जो ऐवान सदर है उसमें एक ब्रीफिंग मुनक्किद होती है। उस ब्रीफिंग में 2 सिविलियन लोग शामिल होते हैं। वो 2 सिविलियन लोग जो थे, एक सदर पाकिस्तान थे सदर आसिफ अली ज़रदारी और दूसरे थे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी। ये जो ब्रीफिंग दी जाती है ये बुनियादी तौर पे एक मंसूबा इनिशिएट करने के हवाले से कि 6 कैनाल्स बनानी हैं। उन 6 कैनाल्स के हवाले से उसमें 2 जो थी वो हैं सिंध में कैनाल्स हैं, 2 पंजाब में है, एक बलूचिस्तान की और एक खैबर पख्तूनख्वा की। जो सिंध में है एक रेनी है और दूसरी जो है एक और भी है। और इसी तरह पंजाब में ग्रेटर चोलिस्तान और ग्रेटर थल, ये 2 कैनाल्स हैं। इसी तरह जो बलूचिस्तान की है वो कच्ची कैनाल और जो खैबर पख्तूनख्वा के लिए वो चश्मा राइट बैंक कैनाल जो है, ये 6 कैनाल्स के हवाले से बाकायदा एक ब्रीफिंग दी जाती है सदर पाकिस्तान को। और उस ब्रीफिंग में ये बताया जाता है कि जो सिंध की हैं उनके हवाले से भी जो ज़्यादा एम्फेसिस था वो था जो पंजाब में, एक तो ग्रेटर चोलिस्तान, दूसरी ग्रेटर जो थल है, थल ये दरअसल लिया का तहसील है चौबारा, वहाँ पे बनाई जानी थी, और दूसरी जो चोलिस्तान वाली थी। अब इसमें जो ब्रीफिंग में मज़ीद उसके हक़ाइक़ थे कि इसका जो चोलिस्तान वाली है उसका जो कमांड एरिया होगा वो कोई 6.6 मिलियन एकड़ उसका कमांड एरिया होगा। कमांड एरिया ये होता है कि ये जो कैनाल का जो पानी है वो सैराब कर सकता है 6.6 मिलियन यानी 66 लाख एकड़
ज़मीन को ये सैराब कर सकता है। अब इसमें जो अगर आप देखें जो चोलिस्तान का टोटल रकबा है वो भी कोई तकरीबन ये 6 एकड़ ही बनता है। तो यानी ये पूरे जो चोलिस्तान डेजर्ट था उसको एक जो एक रेगिस्तान है उसको एक जो है वो नखलिस्तान में हाँ बदल देना। नखलिस्तान में या एक काबिल काश्त जो काबिल एरिया काश्त, में ग्रीन एरिया में तब्दील करने के हवाले से है। इसी तरह जो चौबारा की थी थल ग्रेटर थल कैनाल वो भी उसका कोई 10 से 20 मिलियन एकड़ जो है वो इसका कमांड एरिया था। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा एतराज़ उठाया गया इन दो कैनाल्स के ऊपर, सिंध वाली, बलूचिस्तान वाली और खैबर पख्तूनख्वा वाली पे नहीं था। इस पे ये जो एतराज़ उठाया गया कि इससे जो सिंध का पानी है वो शेयर वो कम हो जाएगा, जबकि जो दूसरे जो कैनाल्स के हवाले से कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं चल रहा था। अब इस पे जो है ना ये जब ये ब्रीफिंग हो गई खामोशी थी, उसके बाद जो हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता सिंध के अंदर हवाले से एहतजाज होना शुरू हो गया और फिर उसके साथ साथ नवंबर में सीसीआई की मीटिंग होती है। सीसीआई की मीटिंग में भी जो है ये इस मामले को उठाया जाता है, ये जो ग्रेटर जो चोलिस्तान है और जो थल कैनाल है उसके हवाले से। फिर हमने देखा कि कौम परस्त जमातें जो है इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और एक्टिव होने के बाद ये एक वहाँ पे जो सूबाई सतह के ऊपर एक बहुत बड़ी जो है वो मुहिम तहरीक बन जाती है जो कि इसके ख़िलाफ़ वो शुरू होती है। और अल्टीमेटली क्या होता है ये मामला अभी फ़िलहाल इसको जो स्टैंड ऑफ जो पाकिस्तान इंडिया का हुआ उससे पहले ये सबसे बड़ा इशू था। उसके बाद अल्टीमेटली इस मामले को अभी फ़िलहाल सदर ने भी अपने खिताब में भी बात की, असेंबली में इसके ऊपर बात होती थी बिल्कुल, और असेंबली का इजलास इस पे रेजोल्यूशन के से पहले मुलतवी हो जाता था, बड़ा लंबा बिल्कुल ले हुआ। तो ये मामला है वो सेट असाइड कर दिया और ये बड़ा जो मंसूबा था उसको अभी फ़िलहाल जो है वो अभी बैक बर्नर पे वो डाल दिया गया। तो ये जो है दरार की इसकी आप दरार की बता रहे थे। हाँ, तो ये वो वजह बनी है। ये समझा जा रहा है कि ये जो ब्रीफिंग थी और ये जो पूरा मंसूबा था ये दरअसल जो कौम परस्त जमातें हैं उनको लीक हुआ है यहाँ से ऐवान सदर से, क्योंकि 5 ही इसमें पार्टिसिपेंट्स 5 में से जो 3 फौजी हैं वो तो इसको लीक करने से रहे। दूसरा जो है वो उनका वैसे ही बहुत ज़्यादा क्लोज है जो मौसवी है पाए जाते हैं फिर सदर और उनकी तरफ से ही ये, क्योंकि ये आप देखें वो कहते हैं कि जितने भी सिंध के कौम परस्त जो रहनुमा थे उन सब के पास ये ब्रीफिंग की डिटेल्स और ये सारा कुछ मौजूद था। तो इसका मतलब है कि ये किसी न किसी तरीके से ये इसको लीक किया गया है। इस मामले को रुकवाने के हवाले से उसमें ऐवान सदर का कोई किरदार है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जो अब मामला है थोड़ा सा आपस में एक जो बज़ाहिर नज़र आता है कि कोई दरार पैदा हुई है। जो सेम पेज है वो शायद उसमें कोई पूरा नहीं फटा तो कम से कम जो है उसमें एक सुराख वो निकाला गया। मैंने आज फिर कोशिश भी किया याज़ लतीफ़ पलीजो साहब से भी बात करने की या फिर वो जैन शाह हैं जो जीएम सैयद के जो पोते हैं उनसे भी, या डॉक्टर कादिर बख्श जो मक्सी हैं उनसे भी, लेकिन किसी ने जो है इस हवाले से अभी तक वो रब्ता नहीं किया। बहरहाल इस पर मैं ये चाह रहा था कि इस पर मज़ीद डिटेल भी कि क्या ये जो कौम परस्त जमातों की तरफ से, क्योंकि इस पर देखें जो एक इंटेंशन बताई जा रही है कि पीपल्स पार्टी इस जो मनसूबा है इसको रुकवाने के लिए उन्होंने कौम परस्त जमातों को आगे किया है, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने काफ़ी लूज़ किया है इस कैनाल वाले मामले पे। जिस तरह से मीडिया के ऊपर परसेप्शन थी कि ये इन्होंने मिल के वो दी है, जब ये जीडीए इसमें कूदी है तो उसके बाद तो वहाँ पे सिंध के अंदर आपने देखा सड़कें बंद हो गई, सारे पंजाब का राब्ता मुनक़ता हो गया, ट्रक्स रोक दिए गए जो पोर्ट से आ रहे थे, कितने दिन वो खड़े रहे। अच्छा फ़खर, मुझे इसमें जो एजाज़ की खबर की जो लोग तरदीद कर रहे हैं, देखें मुझे कोई इतराज़ नहीं, खबर गलत भी हो जाती है कभी कभार, जो लोग काम करते हैं उनसे गलत खबर भी हो जाती है, लेकिन देखना ये होता है कि जो तरदीद कर रहे हैं लोग उनका ज़ाती झुकाव किस तरफ है और वो क्या जो कर रहे हैं। जो प्रेसिडेंसी वाली जो खबर है वो बहुत सारी ताकतें उसको रुकवाना भी चाहती थी और बहुत सारी ताकतें उसको चलवाना भी चाहती थी। तो ये बात तो तय है कि पर्दे के पीछे सब कुछ अच्छा नहीं है। अब मामला जाता किस तरफ को है ये दूसरी बात है, लेकिन ये भी आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई कि अच्छा तो क्या कोई इंक्वायरी हुई थी जिसमें नहीं देखा गया हो कि कहाँ से लीकेज हुई? देखिए इसमें जो इंक्वायरी तो कोई ऑफिशियली इंक्वायरी नहीं की गई, लेकिन ये जो मुझे इतलात मिली है कि शक इसी पे है कि ये प्रेसिडेंसी से ही कोई लीक करके ये पहले, क्योंकि वहाँ से जो सिंध के अंदर ना जो फॉरवर्ड की ये जो ब्रीफिंग थी और जो सारी डिटेल्स थी
वो इन कौम परस्त रहनुमाओं की तरफ से की जा रही थी लोगों को, मुख्तलिफ अहम लोगों को। तो उससे ये जो है ये इनको अंदाज़ा हुआ है कि ये जो ब्रीफिंग हमने दी थी ऐवान सदर में, ये वही जो है वो लीक हो रही है और वहाँ से हाँ कौम परस्त रहनुमाओं की तरफ से जो है लोगों को वो लीक की जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये इधर से ही गई है और इंटेंशन इसके पीछे यही थी कि इस मंसूबे को रुकवाया कि वो कि इसमें पीपल्स पार्टी का अगर आप देखें तो इसने काफ़ी वहाँ पे सपोर्ट, जो सिंध को एक इनका किला समझा जाता है पीपल्स पार्टी का, उसमें काफ़ी हद तक इनको जो है वो मैं समझता बहुत हूँ बड़ी रेजिस्टेंस भी हुई थी। रेजिस्टेंस की सामना तो करना पड़ा। तो ये खैर एक मैंने कहा खैर अब जब स्टैंड ऑफ में इंडिया ने पाकिस्तान के पानी पे ज़रब लगाई है और अब तो वो मामला शायद पीछे रह गया बहुत, और फिर हमारे यहाँ तो पहले ही पानी की कमी का सामना है चारों सूबों को, तो किसी भी नहर से पानी निकले जब ये सवाल किया जाता था कि फिर ये कहाँ से दिया जाएगा पानी, तो उस पर भी खामोशी होती थी, टेक्निकल साइड से कोई जवाब नहीं आता था। अब जब इंडिया भी पानी पीछे रोकने की बातें कर रहा है तो अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। अच्छा, इस पे एक और चीज़ जो मैं जो साहब ऐड करना चाह रहा था, देखिए उसके बाद क्या हुआ था कि सिंध असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की और उस करारदाद में इन कैनाल्स के हवाले से उसकी मुखालफत की गई थी। तो उस ये एक यहाँ पे जो परसेप्शन है वो हुआ कि ये पंजाब की नहरों का नहीं था मामला, ये इसमें खैबर पख्तूनख्वा की चश्मा राइट बैंक कैनाल का भी है, इसमें बलूचिस्तान का जो है वो कच्ची कैनाल का भी है, ये चारों सूबों का है। तो सदर जो होते हैं वो एक जो है वो पूरी जो विफाक है उसकी अलामत होते हैं। ये जो करारदाद मंजूर की गई, इससे बाकी सूबों की भी आपस में जो मुनाफरत है कि वहाँ उनकी भी नहरों के हवाले से ये करारदाद का उसका वो लिया गया। तो इस बुनियाद के ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि ये सदर पाकिस्तान की तरफ से शायद ये इस वजह से भी मामला जो है वो ख़राब हुआ है। तो ये एक इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये अच्छा, एक डेवलपमेंट थी। चलें देखते हैं आने वाले दिनों में ये चीज़ें किस रुख जाती हैं। आप बताएं ज़रा मुझे कोई बड़ी अहम खबर आप बता रहे हैं जो जजेस के हवाले से। जी, फ़ख्र ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन जजेस ने ख़त लिखा था कि उनके ऊपर एजेंसी दबाव डालती है, और वो पहले ख़त लिखा, फिर बाद में पटिशन भी गए वो, जब उनके ऊपर एक नया बाहर से एक जज ला के चीफ बना दिया गया, और फिर वहाँ पे ये तय हो गया पहली दफ़ा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया कि सीनियरिटी का तयन वो करेंगे, और उन्होंने जो 14 नंबर क्रॉस करके जो जज आए थे उनको परमानेंट जो है वो जज डिक्लेयर कर दिया, उनकी सीनियरिटी सबसे ऊपर डिक्लेयर कर दी। तो अब सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक तनाव की कैफियत है, और वो 5 जजेस जिन्होंने 6 जजेस हैं जो जिन्होंने ख़त लिखा था, उनको ना तो अहम केसेस मार किए जाते हैं और ना ही जो है उन पर किसी किस्म का ट्रस्ट करने के लिए रियासत तैयार है कि उनके आगे अहम केस लगे। और अफसोस की बात यह है कि चीफ जस्टिस जो लाए गए हैं, अब ये तासुर मिलना शुरू हो गया कि शायद वो भी इसी पर्पज़ के लिए लाए गए थे कि क्योंकि केसेस की तकसीम मसावी नहीं हो रही। ठीक है, तो खैर जो मैं आपको ख़बर बताना चाहता हूँ वो ये है कि वो जजेस भी जो केस उनके पास जाता है उसमें वो कानूनी तकाज़ों में जहाँ जहाँ पे हुकूमत की गलतियाँ और ख़राबियाँ होती हैं उसको हाईलाइट करते हैं, उस पर पकड़ करते हैं, और इस बात से, इस मामले से हमारे जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो नाखुश हैं। अब हमारे ज़राए का ये दावा है कि वो कह रहे हैं कि इन जजेस का मुस्तकिल हल निकालने के लिए जो है वो प्लान चाक आउट किया जा रहा है। उसमें 2 तजावीज़ थी, एक तो डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत इन जजों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, और दूसरा ये था कि इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लाए जाएँ। तो अब इत्तफाक इस चीज़ पे किया गया है कि इन जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, और इनके ख़िलाफ़ पहले तो प्राइवेटली कुछ रेफरेंस लाए भी गए थे अगर आपको याद हो, वो पढ़े भी हैं, लेकिन अब सरकार जो है इन रेफरेंसेस को फाइल करेगी और इन जजेस को घर भेजेगी। मतलब सदारती रेफरेंस की जो है वो तैयारी की जाए। जी, और देखें फ़ख्र, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जस्टिस बाबर सत्तार हो गए, जस्टिस एजाज इसहाक हो गए, ये जहांगीरी साहब हो गए, ये बड़े ज़बरदस्त जजेस हैं, और ये जजेस शायद हमें ना मिलें आने वाले वक्तों में। इनको अभी तो कहा जा रहा है कि पीटी, हालांकि इनका जब भी कभी वो हमें मिलते हैं तो हंसते हैं कि यार हमें तो टैग कर दिया गया कि हम पीटी, हालांकि हमारा तल्लक ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है बाबर सत्तार जब अपॉइंट हुए थे, इमरान खान ने इनकी मुखालफत की थी, ठीक है ना। इसी तरह जस्टिस एजाज इसहाक जो हैं वो अभी कमाल जज हैं, बिलीव मी, कि उन्होंने अपने वालिद साहब के चैम्बर में प्रैक्टिस नहीं करते थे कि भाई कुछ चीज़ें अनएथिकल होती हैं, कि जैसे आपको याद है ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो केस नहीं लेते थे जिसमें उन्हें पता हो कि बंदा गिल्टी है। तो एजाज इसहाक जो हैं वो सरदार एजाज इसहाक, वो अपने घर में उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है, उन्होंने अलहदा जो है प्रैक्टिस की,
और ये ज़बरदस्त लोग हैं, कमाल लोग हैं, इनकी इंटेग्रिटी पे, इनके उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। ठीक है, जहांगीरी साहब हैं, बड़ी ला की ज़बरदस्त फहम है। अब जो हमें बाज़ राय ने, क्योंकि आपको पता होगा कि जहांगीरी साहब वो जज हैं जिनके घर से कैमरे निकले थे, और वो खबर भी टॉक शॉक में हमने ब्रेक की थी। तो अब शुनीद यही है कि इन जजेस को, क्योंकि इन जजेस ने भी ये तय किया है कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, किसी खौफ का शिकार नहीं होंगे और रिज़ाइन भी नहीं देंगे। ठीक है, और जो केस उनके सामने आएंगे उनको मेरिट पे सुनेंगे। तो अब इस चीज़ पे भी, क्योंकि जजेस के ट्रांसफ़र का जो मामला था पहले वो डोल डाला गया, लेकिन जज की ट्रांसफ़र में अहम बात यह है कि जिस जज की ट्रांसफ़र हो रही है उसकी मंशा भी शामिल है, उसका कंसेंट शामिल है। तो फिर वो बात पॉइंट्स ज़ीरो पे आ गई। तो अब जजेस के खिलाफ रेफरेंस आएंगे आने वाले दिनों में। इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया। कब आते हैं, बारी बारी आते हैं, कैसे आते हैं। जस्टिस जो कियानी हैं, मोहसिन अख्तर कियानी, उनके ऊपर जो वो आपको याद होगा LVL सोसाइटी के हवाले से जो है, फिर अपने चैम्बर के लोगों को नवाजने के हवाले से इस तरह के इल्ज़ामात के तहत शुनीद है कि जस्टिस कियानी के ऊपर कोई ज़मीनों के हवाले से था कोई, इस तरह की शुनीद है कि इस तरह का रेफरेंस आ रहा है। इसके अलावा बाबर सत्तार जो हैं, उनके ऊपर भी रेफरेंस लाया जाएगा। उनके इनलाज के कोई स्कूल का प्लाट था तो कहा जाता है, हालांकि वो सारा उनका बकौल उनके वो सारा जेन्युइन भी था। और दूसरा जो उनका ग्रीन कार्ड है वो उन्होंने वो डिक्लेयर्ड है, और उन्होंने जज बनने से पहले वो डिक्लेयर किया था। ठीक है, इसी तरह जो डिग्री का मामला है जिस पे तारिक जहांगीरी जो है, उस पे सिंध हुकूमत का स्टे है, और वो भी आर्म ट्विस्टिंग की जो है एक उसको कोशिश इस तरह समझा जा सकता है कि बाकायदा से जो वहाँ का रिकॉर्ड था उसमें ये बताया गया था कि जहांगीरी साहब को क्योंकि 1 साल के लिए बैन किया गया था, तो उन्होंने उस बैन अरसे के दौरान जो है वो पढ़ाई जारी रखी थी, और इस अरसे के दौरान जो कोई मुगालता लगा उसको बुनियाद बनाया जा रहा है। लेकिन आने वाले वक्तों में हमारे ज़राए का ये दावा है कि इन जजेस को जो है इनको फिक्स किया जाएगा, और फेडरल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन जजेस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ वो जजेस भी डिटरमेंट हैं कि वो आइन कानून की बात करेंगे, उसकी बालादस्ती का जो उन्होंने ओथ लिया है वो उससे किसी तौर पीछे नहीं हटेंगे। और अब खेल दिलचस्प मरहले में है। आने वाले दिनों में ये जब रेफरेंस आएंगे तो फिर हम आपको इस प्रोग्राम का रेफरेंस भी देंगे। और 1 से 2 जज ऐसे हैं जिनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की बात हो रही है, जिनके खिलाफ इतना मवाद तो नहीं है कि जो किसी जो है उनके खिलाफ कोई रेफरेंस लाया जाए जो कि हुकूमत की तरफ से। तो उसमें कोशिश की जाएगी कि उन्हें रूल्स के अंदर लाकर फिक्स किया जाए कि फ़लाँ जगह आपने मिसकंडक्ट किया है, इसका जवाब दें या फिर आप घर जाएं। अच्छा, इस पे चॉइस साहब एक बात जो शुरू में आपने बात की ना कि सदर जो है वो इनकी सीनियरिटी डिटरमिन कर रहा है। देखें, जो आइन में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है ना, वही जो सीनियरिटी के हवाले से भी डिटरमिन करते हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या हाई कोर्ट के जजेस हों, जो सुप्रीम कोर्ट का है वो गालबन आर्टिकल 177 है, और जो सुप्रीम कोर्ट का 193 है, उसके तहत अपॉइंटिंग अथॉरिटी सदर पाकिस्तान होता है। इसी तरह इनकी जो तनख्वाहों का भी डिटरमिन करता है, जो तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं वो भी प्रेसिडेंट ऑर्डर के ज़रिए ही बढ़ाई जाती हैं। तो ये जो उनकी सीनियरिटी डिटरमिन करने के हवाले से ये बाकायदा तौर के ऊपर सदर के अख्तियारात हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात के ज़रिए अपना जो ऑर्डर था उसमें ये कहा कि सदर जो है वो सीनियरिटी डिटरमिन करेगा। दूसरी बात जो आप वो कह रहे थे ना कि जो अपॉइंटमेंट जो जजेस को यहाँ से लाया गया, ये भी मेरा ख्याल है कि ये आइन में बाकायदा तौर के ऊपर वाज़े तौर पे है कि आप जो है वो ट्रांसफ़र कर कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, उसका जो प्रोसेस है वो भी बताया गया है कि इसमें जो जिस हाई कोर्ट से लाना है उसका चीफ जस्टिस भी राज़ी हो, जिस हाई कोर्ट में आना है वो भी राज़ी हो, और जो तीसरा जज भी राज़ी हो तो वो तीसरा, तो ये सारा कुछ हो आइन के तहत ही पाकिस्तान भी राज़ी। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो जुडिशल कमीशन के सरबराह होते हैं तो वो भी कंसेंट भी चाहिए होता है। तो ये आइन के तहत ये सारा कुछ है, और जो सीनियरिटी डिटरमिन भी सदर करता है ये उसमें। देखें, अपॉइंटमेंट में तो सदर का किरदार डाखाने का है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो सोल अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, बेसिकली वो सिर्फ स्टैंप लगाते हैं एक जो जुडिशल कमीशन से चीज़ जाती है। और फ़खर उसमें वो रोल, बल्कि पहले एक दफ़ा आईनी तरमीम में ये बात की गई थी, जो आइन के अंदर 18वीं आइनी तरमीम जो बड़ी मैसिव एक तरमीम थी जिसमें पूरे आइन का जायज़ा लिया गया था,
उसमें जब ये रखी गई क्लास तो वो उड़ा स्ट्राइक डाउन कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा था कि इफ्तिखार चौधरी ने, नहीं दे सकते। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने पूरी कमेटी को बुला लिया था, जो जजेस अपॉइंटमेंट कमेटी थी उनको बुला लिया था, और राजा जफरुल हक डट गए थे। और उसमें उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन से आपको जो नाम दूसरी दफ़ा आएगा वो बाइंडिंग होगा कमेटी पे भी, और सदर पाकिस्तान भी 14 दिन के अंदर बाउंड है उसके ऊपर साइन करने का। तो ही इज़ नॉट द सोल अपॉइंटिंग अथॉरिटी। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि आपने कभी भी सुपीरियर जुडिशरी के एहतसाब का इख्तियार भी फेडरल के इदारों को नहीं दिया कि वो फिर आपके पास आ जाएंगे कि आपके खिलाफ ये दरख्वास्त आई है और आपके खिलाफ ये, तो कहीं जजेस दबाव में ना चले। ठीक है, इसी दबाव की वजह से आप उनका एहतसाब का भी अलग मैकेनिज्म आपका ने खुद बनाया हुआ है। लेकिन इस दफ़ा पहली मरतबा ये जो सो कॉल्ड एक आइनी बेंच हमने बनाया है, जिसके मैं तो पहले दिन से खिलाफ हूँ, क्योंकि जो उसके सरबराह हैं वो खुद कभी आइनी जज नहीं रहे। ठीक है, और वो जज हैं जिन्होंने अक़लीती फैसले में ये लिखा कि अक्सरीती फैसला ना माना जाए, यानी कि एक उनको उस पे उन्होंने रीज़न भी दिया ना कि जो क्या रीज़न दियो, लेकिन उनको इतना कॉमन नॉलेज होना चाहिए। अक़लीती फैसले में जो भी मोती परोए जाएं वो अक़लियत होती है, उसको कभी भी नहीं माना जा सकता। ये पहली दफ़ा हुआ कानून की जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरे अक़लीती फैसले में उन्होंने ये लिखा कि इस अक्सरीती फैसले को ना माना जाए, ये गलत है। ठीक है, नहीं, उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि जो आइन के मुताबिक कोई भी अगर गैर आइनी या गैर कानूनी फैसला हो तो उस पे इदारे मानने के पाबंद नहीं है। ये है, हाँ, और ये उनकी जाती राय है। हाँ, ठीक है ना, नहीं ये जाती नहीं है, ये आइन में भी लिखा हुआ है बाकायदा। उनकी तशरीह है ना कि ये चीज़ आइन के खिलाफ है, अक्सरियत कह रही है कि आइन की। देखें उसमें ये चौधरी साहब, इस पे सिर्फ उनकी नहीं है, 8 जजेस एक तरफ थे, बाकी जो 6 थे उनमें से भी ज़्यादातर ने यही कहा। जस्टिस याया अफरीदी वाली आप उस पर डिसेंटिंग पढ़ें, जो भी कोई अक्सरियती या अक़लियती फैसला होता है वो बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज होता है ना। हम एक उनको इस्तिस्ना है इस चीज़ में, ऐसा नहीं होता कि फ़ैसला गलत देने वाले जज को हम कहेंगे, उसकी राय होती है, फहम होती है अपनी कानून की, तो वो उसको सही समझ रहा होता है। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि वो जान के गलत फैसला देता है। कानून की आइन की इंटरप्रिटेशन हर एक की अपनी उसमें ये कभी भी नहीं हुआ, कभी किसी जज ने ये मासूम ख्वाहिश नहीं की कि क्योंकि जो यही सही है तो इसके अदरवाइज बेशक अक्सरियत भी फैसला दे तो उसको ना माना जाए। क्योंकि आप ये नहीं डिक्लेयर कर सकते कि जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ यही सही है, फैसला क्योंकि अक्सरियत की बुनियाद पे होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये, क्योंकि उनके ऊपर ये बड़ा एक चार्ज है कि आपने अक़लियत में फैसले में इख्तलाफी नोट में कहा कि इदारे बाउंड नहीं है मानने के अक्सरियती फैसला। ये एक बड़ी एक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में जब भी कभी जिक्र होगा तो ये एक लतीफ़े के तौर पे इसको सुनाया नहीं चौधरी साहब, इस तरह के और भी बेशुमार फैसले आए हैं। अनीता हमारी तुराब जो वाला डीसी ने केस बड़े है, बड़े लतीफ़े किए अनीता हैं। तुराब वाला केस है, उसमें ये कहा गया कि कोई आपको गैर कानूनी गैर आइनी हुक्म देता है, आपका जो है वो तो उसको सुपीरियर ना तो माने। ना माने। नहीं, तो ये वो तो पूरी जजमेंट थी ना, हाँ, वो तो अक्सरीती जजमेंट थी। मुझे कोई पाकिस्तान की एक अक़लीती जजमेंट बता दें जिसमें वो वकील जज कह रहा हो कि जो बात मैं कह रहा हूँ यही सही है, बाकी गैर आइनी है और इसको आप मानने के पाबंद नहीं इदारों को। ये कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। ये तो किसी लेवल पे जज बैठे तो नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता होता है मेरी एक राय है और मैं उसका इजहार करूंगा और जो बाकी लोग करेंगे और जो अक्सरीती राय होगी वो मानी जाएगी। ये तो कभी भी नहीं हुआ। खैर, मैं बात दूसरी तरफ चलेगी। अब मामला ये है कि ये जो जजेस हैं ना, जो बाबर सत्तार साहब की तरह के लोग हैं, एजाज अल साक की तरह के लोग हैं, करोड़ों रुपया महीना की प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। ये तो बड़ी मिन्नत तरले से लाए गए थे। जो इनकी जूरिस्प्रूडेंस है, जो कानून की फहम है, चीज़ों का पता है। तो मेरी तो ज़ाती राय में, मैं तो क्योंकि बहुत लाइक करता हूँ इन लोगों को कि इस तरह के जजेस जो मावरा है ना बहुत सारी चीज़ों से, ला फर्म के ही बंदे आगे आए या फलां वकील आ गया तो मैंने रिलीफ देना, ये गोरे टाइप जज हैं, ये नहीं होता यही था, चैम्बर की बेसिस पे आते थे वकील। हाँ, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें मिन्नतें करके जज बनाया गया, क्योंकि थोड़ी सी तनख्वाह होती है जज की, चंद लाख रुपए। ये तो एक एक केस की कितनी कितनी फीस लेने वाले लोग थे। और फिर ये कभी किसी से ना ऑब्लाइज होते हैं, ना किसी से मुतासिर होते हैं। इस दलाइल दे कौन रहा है? मैंने खुद देखा है कितने कितने वकीलों को करते हैं पटिशन्स बगैर किसी उसके, और बहरहाल वो साहिब राय लोग हैं। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों की कदर करता हूँ जो साहिब राय हों। खैर, बात ये है कि अब आने वाले दिनों में ये मामला मतलब ये रेफरेंस जो है वो दायर होने जा रहे हैं, कुछ के खिलाफ वो भी आएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन भी आएगा, तो कुछ के खिलाफ रेफरेंस भी आएगा और ये रडार में। और जहाँ जहाँ पे इन्हें फिक्स
करने की कोई समझ आएगी वहाँ पे इनको फिक्स किया जाएगा। तो ये दिस इज स्टोरी। तो जॉय साहब वो उसका क्या है जो उसका आप मानसेरा का वो बता हाँ, मानसेरा के आपको पता है ना, हमारे तसद्दुक़ अवान साहब जो हिल टॉक्स वाले, उनकी एक स्टोरी बड़ी मशहूर हुई है और स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। फ़खर 20 साल पहले 8 अक्टूबर 2005 में एक ज़लज़ला आता है, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल उगी उसमें तबाह हो जाता है मानसेरे का। अब जनाब आपको हमें कितने अरबों डॉलर की इमदाद आई है, तो ये हॉस्पिटल आज तक एक तो मुकम्मल ही नहीं हुआ, 20 साल हो गए, ठीक है। और 20 साल में ना सिर्फ ना कि ये कि यहाँ के लाखों अवाम जो है ना, कौन कौन से इलाके इसमें देखें, यहाँ पे बहुत बड़ा मानसेरे का इलाका इससे फैज़याब होता था, तोरखर का इलाका है, बटाग्राम का इलाका है, इस सारे इलाके के लाखों लोग इस अस्पताल की बंदिश की वजह से लाचार हैं। पूरी तहसील और उससे मुतल्लिका तहसीलें, और वो अब जाते हैं मानसेरा, तो उन्हें कहा जाता है कि आप एबटाबाद चले जाएं, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है आपके इलाज का। तो बहुत बड़ा एक उस इलाके के लोगों का मसला है। आप हैरान होंगे कि इस दौरान 5 हुकूमतें आई, यानी ये किसी एक हुकूमत की नालायकी नहीं है। इसमें MMA की हुकूमत भी रही है, ANP और पीपल पार्टी की मखलूक हुकूमत रही है, और PTI की भी तीसरी हुकूमत है, जिसमें 20 साल में से 13 साल PTI के हैं, बाकी दूसरी 2 हुकूमतों के हैं। और आप देख लें कि कोई इसमें आज तक इसमें भूसा भरा हुआ है। बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है तसद्दुक़ साहब की, ज़रा प्लीज़ प्ले कीजिएगा। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल उगी की ज़ेर तामीर, इस करोड़ों अरबों रुपए की ज़ेर तामीर इमारत में क्या रखा गया है? भूसा स्टोर किया गया है। यहाँ पर भूसे का गोदाम बन चुका है तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल उगी की ये इमारत। इस इमारत के हवाले से हर रोज़, हर दूसरे रोज़ अखबारात में, मीडिया में दावा किया जाता है कि इमारत जल्द मुकम्मल होगी, जल्द मुकम्मल होगी। लेकिन तहसील उगी और इसके मज़ाफ़ात के लाखों अवाम सरकारी इलाज मुआलजे की सहूलत से ताहाल महरूम हैं। उन्हें बड़े शहरों मानसेरा, एबटाबाद और प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। हुकूमत के करोड़ों रुपए तो लग जाते हैं, लेकिन ऐसे अहम मंसूबे 20-20 बरस तक लटके रहते हैं। हमने कई मरतबा रब्ता किया MPA इकराम गाजी से, ताकि वो अपना मौक़िफ़ दे सकें कि यह अस्पताल कब तक मुकम्मल होगी और इसमें कब उगी और इसके गिरदनवा के लाखों लोगों को सेहत की सहूलियात मुयस्सर आएंगी। लेकिन MPA साहब मसरूफ़ हैं हमेशा की तरह। तो फ़खर देखें, जी बिल्कुल, भूसा भरा हुआ है, बिल्कुल, बिल्डिंग नियर टू कंप्लीशन, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हैंड ओवर होना है, लेकिन किसी की शॉपिंग लिस्ट में ही नहीं। जैसे इस्लामाबाद की मेट्रो आपको पता है मुकम्मल थी, बिल्कुल, लेकिन जब हुकूमत चेंज हो गई, इमरान खान साहब के 43 महीने वो मेट्रो बंद रही थी, और जब PDM की हुकूमत आई तो पहले हफ्ते में ही वो क्योंकि वो मुकम्मल थी और सिर्फ उसमें बसें ला के लानी थी, तो पहले हफ्ते में उसको चला दिया गया। यहाँ इस्लामाबाद के सब लोग विटनेस हैं। तो अफसोस की बात यह है कि लोगों के मसाइल जो है ना, वो किसी की भी हुकूमत हो, वो किसी की शॉपिंग लिस्ट में नहीं होते। तो ये इस तरह के बेशुमार तसद्दुक़ इस तरह की स्टोरीज लाते हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो वो अपने इलाके की रिपोर्टिंग इस तरह की करते हैं। और बाकी लोगों से भी हम ये कहेंगे, अगर आपके पास इस तरह की खबरें होती हैं तो अपने इलाकाई चीज़ें हमें दिया करें, ताकि हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हुकाम बाला के नोटिस में उन्हें लाया करें और जो है उस पर कोई एक्शन हो। बिल्कुल। तो आज तो फ़खर यही है। बिल्कुल, वैसे चलें नाज़रीन, आपने आज का शो देखा, हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा, आपको कैसा लगा। हमने जो जजों की तारीफ़ की है उसमें से आपको कितनी बुरी लगी और कितनी अच्छी लगी, और जो सदर वाली स्टोरी है उसके ऊपर भी ज़रूर राय दीजिएगा। तो और अगर आप इसके अलावा कोई मालूमात देना चाहते हैं तो हमें टॉकशॉक 777@gmail.com पे हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।